तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने ट्यूबा को केवल एक झटके में मार दिया था, जिसकी वजह से हुआंगफू सेक्ट के लोग चैलेंज को जीत गए थे। लेकिन उसके बाद मास्टर यानवूजी ने एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद टैन्यू उसके किसी भी स्टूडेंट का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआंगफू सेक्ट के स्टूडेंट की डेड बॉडी को वहां से हटाया जाता है, जिसे देख टैन्यू मास्टर यानवूजी से कहने लगता है कि क्या तुम अपने स्टूडेंट ट्यूबा के मौत का बदला नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर इस चैलेंज में मैं हार गया तो मैं जरूर ही मारा जाऊंगा, जबकि इस चैलेंज में तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और इसके बाद सिंगजुन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे अंदर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का हिम्मत है। अब उसके इस बात को सुनकर हुआंगफू सेक्ट के चीफ भी घबराने लगते हैं और मिस विंग टैन्यू से कहने लगती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त टैन्यू किसी की भी बात नहीं सुन रहा था और इसके बाद वो मास्टर यानवूजी से कहने लगता है कि अगर इस चैलेंज में मैं जीत गया तब उस कंडीशन में कल होने वाला 4 आर्ट कंपटीशन उसी तरह से रहेगा। अब इसके इस बात को सुनकर मास्टर यानवूजी भी रेडी हो जाता है और वो टैन्यू के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और इसके बाद वो टैन्यू से कहने लगते हैं कि तुम्हें ऐसी लापरवाही करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें यहाँ से वापस जाने में देरी नहीं हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू किसी भी कंडीशन में यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता है और इसीलिए वो मास्टर तेनताई से कहता है कि मैं इस चैलेंज को करे बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। अब इसके इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई को भी उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो टैन्यू को इस चैलेंज में जीतने का आशीर्वाद देते हैं। अब उनकी यह बात सुनकर टैन्यू उनको थैंक यू कहता है, लेकिन इसके बाद टैन्यू मास्टर जुगी से बात करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि अगर इस चैलेंज को मैं जीत गया तब उस कंडीशन में तुम्हें मेरे साथ में एक प्रॉमिस करना होगा, क्योंकि टैन्यू इस मौके का बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा लेना चाहता है और इसीलिए वो मास्टर जुगी से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो प्रॉमिस करो कि मेरे जीतने के बाद तुम मुझे गॉड ऑफ बैटलफील्ड और एटर्निटी लैंड में जाने दोगी। अब उसकी यह बात सुनकर मास्टर जुगी इसके बारे में कुछ देर तक सोचती है और फिर टैन्यू से कहती है कि मैं इस बात के लिए तुम्हारे साथ में प्रॉमिस करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे बाद में भी देख सकते हो। अब टैन्यू के बात और डिसीजन को सुनकर डेनियल को भी उसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि इस वक्त टैन्यू किसी की भी बातें नहीं सुन रहा था और इसीलिए डेनियल कहने लगता है कि क्या ब्रदर टैन्यू इस समय पागल हो चुका है। इसके बाद मास्टर यानवूजी और मास्टर जुगी इस चैलेंज के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद ट्यूबा का मास्टर उनसे कुछ बात करने के लिए जाता है। अब इधर टैन्यू सोचने लगता है कि अगर किसी तरह से मैं इस चैलेंज को जीत गया तब उसके बाद मुझे एटर्निटी लैंड और गॉड ऑफ बैटलफील्ड में जाने का चांस मिल सकता है और इस तरह से मैं वहां से अपने डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मास्टर यानवूजी ट्यूबा के मास्टर से यहाँ पर चेन को बुलाकर लाने के लिए कहता है, क्योंकि मास्टर यानवूजी को लगता है कि चेन टैन्यू से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से वो उसे बहुत ही आसानी से हरा देगा। लेकिन हम देखते हैं कि ट्यूबा का मास्टर इस वक्त थोड़ा सा डर गया होता है और इसीलिए वो मास्टर यानवूजी से कहता है कि टैन्यू का सामना करने के लिए यंग मास्टर को यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद भी मास्टर यानवूजी चेन को यहाँ पर लाना चाहता है और वो ट्यूबा के मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर के रूप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना उसकी भी जिम्मेदारी है। जिसके बाद ट्यूबा का मास्टर भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और फिर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को लेकर उसे लाने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू को इस बात से कोई भी चिंता नहीं होती है। तभी एटर्नल लैंड के स्टूडेंट बात करने लगते हैं कि यंग मास्टर हमारे इनर सेक्ट इमोर्टलिस्ट में 10वें रैंक पर है, जो इतना पावरफुल है कि ट्यूबा के जैसे 100 स्टूडेंट भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब इन सभी को लग रहा था कि अगर यंग मास्टर यहाँ पर आ गया तो फिर वो अपने केवल एक उंगली की मदद से ही टैन्यू को मार देगा। वहीं दूर खड़ा होकर टैन्यू इन सभी की बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो इनको कोई भी जवाब नहीं देता और इसके बाद वो तुरंत सियाओ से मिलने के लिए आता है। फिर हम देखते हैं कि सियाओ इस वक्त टैन्यू के बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबराई होती है। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू सियाओ से कहता है कि भले ही कोई दूसरा मुझ पर यकीन ना करे, लेकिन कम से कम तुम्हें तो मेरे ऊपर यकीन होना चाहिए। तब इस पर टैन्यू सियाओ से कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है और इसीलिए वो उम्मीद करती है कि इस चैलेंज को टैन्यू ही जीतेगा। लेकिन तभी सियाओ को टैन्यू के साथ में बात
बात करते हुए देख उसकी मास्टर गुस्सा होने लगती है और इसीलिए वो तुरंत उसे वापस आने के लिए कहती है। अब अपने मास्टर की यह बात सुनकर सियाओ तुरंत उसके पास में आ जाती है, जिसके बाद टहनी उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करो। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ट्यूबा का मास्टर किन्हीं दो स्टूडेंट को लेकर अपने साथ में आ रहा होता है और उसको पूरा यकीन होता है कि यंग मास्टर टहनी को जरूर ही हरा देगा। लेकिन हम देखते हैं कि इसके साथ में जो दो स्टूडेंट थे उसमें से एक लड़की भी होती है। अब इसके केवल कुछ ही देर के बाद ट्यूबा के मास्टर इन दोनों को लेकर वहां पर आ जाते हैं, जिनको देखते ही इटर्नल लैंड के सभी स्टूडेंट उनके सामने अपना सिर झुका देते हैं और इसके बाद वो लड़की यंग मास्टर के साथ में आगे जाती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इसके बाद वो टैन्यू के सामने से होकर गुजरती है, लेकिन वो लड़की टैन्यू को भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसकी वजह से वो उसे एक पल के लिए देखता रह जाता है। इसके बाद यंग मास्टर और वो लड़की मास्टर हुआनवू के सामने आते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की छोटी सिस्टर हुआंगफू सेक्ट के तरफ से यहाँ पर आई होती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान जाते हैं। और इसके बाद लड़की अपनी छोटी सिस्टर से मिलकर पूछने लगती है कि तुम कैसे हो और आखिर इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब लड़की की छोटी सिस्टर उसे बताती है कि मैंने आज से 2 साल पहले हुआंगफू सेक्ट को ज्वाइन किया था, लेकिन मैं अब वहाँ की इनर स्टूडेंट बन चुकी हूँ। अब लड़की की सिस्टर उसके कल्टीवेशन के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होती है, इसलिए वो उससे पूछने लगती है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है। जिसके बाद लड़की अपनी सिस्टर से बताती है कि मैं फीटल सोल रिल्म के ग्रेट परफेक्शन के लेवल पर हूँ। और अब उसके इस बात को सुनते ही उसकी सिस्टर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से 4 साल पहले वो स्प्रिट एम्ब्रॉय रिल्म के 6 लेवल में थी, जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ी हुई है, क्योंकि उस वक्त उसकी खुद की कल्टीवेशन ट्यूरिन फीटस के 8 लेवल में थी। जिसके बाद लड़की अपनी सिस्टर को बताती है कि मैं इन 4 सालों में लगभग आधा समय तो टाइम एंड स्पेस टावर में बिताई हूँ, जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन लेवल इतनी तेजी से बढ़ी हुई है। अब इसकी यह बात सुनकर उसकी सिस्टर भी इसके रीजन को समझ जाती है और इतने ज्यादा प्रोग्रेस को देख उसे अप्रिशिएट भी करने लगती है। लेकिन तभी इसी वक्त लड़की पीछे मुड़कर टैन्यू की तरफ देखती है, जो कि इस वक्त केवल उसे ही घूर रहा था। और तभी टैन्यू को ऐसा फील होने लगता है कि वो इस लड़की को जानता है, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसीलिए टैन्यू इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। लेकिन अब टैन्यू के घूरने की वजह से वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टैन्यू से कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है, क्योंकि तुम तो लगातार दूसरों को घूरते जा रहे हो, जिसकी वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही अनएजुकेटेड हो। लेकिन अब यह देखते ही उसकी छोटी सिस्टर उसे शांत हो जाने के लिए कहती है और फिर उसे बताती है कि मैंने ही कहा था कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी खूबसूरती की वजह से हैरान हो गया है। अब उसकी यह बात सुनकर लड़की थोड़ा सा मुस्कुराती है और इसके बाद वो टैन्यू पर गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू अभी भी उस लड़की के बारे में याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आता है। वहीं अब मास्टर हुआनवू चेन को टैन्यू के बारे में बताता है, जिस पर चेन कहता है कि मुझे पता है कि यह कोई टैलेंट का मैटर है, जिसकी वजह से इसके बारे में आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो मास्टर हुआनवू से कहता है कि अब आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उसके साथ में क्या और कैसे करना है। इसके बाद चेन टैन्यू का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और इसके बाद वो टैन्यू को सबक सिखाने के लिए तुरंत उसके सामने आ जाता है। इसके बाद इटर्नल लैंड के स्टूडेंट चेन से टैन्यू को मार देने के लिए कहते हैं, ताकि इस तरीके से वो ट्यूबा के मौत का बदला ले सकें। जिसके बाद एक और लड़का चेन से कहने लगता है कि टैन्यू ने ही हमारे इटर्नल इमोर्टल सेक्ट को प्रोवोक किया है, इसलिए तुम उसे एक झटके में ही टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि चेन भी टैन्यू को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर देता है और इसके तुरंत बाद वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी चला जाता है। लेकिन अब टैन्यू भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और इसलिए वो चेन को देखते ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और फिर बिल्कुल अचानक से उसके सामने से गायब हो जाता है। अब इसकी वजह से चेन टैन्यू का कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि टैन्यू इस वक्त उसके आसपास में बहुत ही तेज स्पीड से घूमने लगा था। जिसके
बाद चेन टैन्यू का सामना करने के लिए अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर टैन्यू और इसके बीच में एक बहुत ही शानदार टक्कर होती है। अब इनके इस टक्कर की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसमें से कि कोई बहुत ही ज्यादा पावर निकलती है और फिर इसकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा तूफान आता है कि इसके सामने किसी का भी टिकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू के साथ इस फाइट में चेन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और इस वक्त उसके हाथ से खून भी टपकने लगा था, जबकि इस अटैक में टैन्यू को कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो बिल्कुल सही सलामत कंडीशन में इसके सामने ही रहता है। इसके बाद वो अचानक से चेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे देखते ही चेन ठीक समय पर पीछे हट जाता है और इस तरह से वो खुद को टैन्यू के हाथों जख्मी होने से बचा लेता है। अब इस वक्त टैन्यू के टैलेंट को देख चेन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि उसने टैन्यू को केवल एक अप्रेंटिस समझकर उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया था, जबकि असल में वह भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। इसके बाद चेन बहुत गुस्से में अपने किसी पावर को एक्टिवेट करके एक बिस्ट को यहाँ पर बुला लेता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहा था। अब इसे देखते ही टैन्यू कहता है कि मैंने तो अभी बिस्ट वामस सोल के केवल 10 टाइम पावर का यूज किया था, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वह किसी प्रकार का होली बॉडी है। और इसके बाद टैन्यू और भी अच्छे तरीके से उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद चेन गुस्से में फिर से टैन्यू के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन अब इसे देखते ही टैन्यू भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो अपने किसी पावर का यूज करके उसके अटैक को रोक देता है। अब इस वक्त ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं और फिर अपने अपने पावर का यूज करके एक दूसरे को हराना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों में से किसी की भी पावर एक दूसरे से कम नहीं लग रही थी और इसके अलावा इनमें से कोई भी पीछे हटने के लिए रेडी भी नहीं होता है, जिसकी वजह से इनके शानदार मुकाबले को देख सभी लोग पूरी तरह से हैरान होते हैं। और इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।